हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। और आज की क्लास है साइंस से। और आज मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगी प्राकृतिक संसाधन और उसके प्रकारों के बारे में, जो कि है सुपर टेट के लिए स्पेशल क्लास। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि, जो हमें चारों ओर से, हमारे चारों ओर है। आवरण, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। आवरण का अर्थ है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए। परि, जो हमारे चारों ओर है। तो इसमें पर्यावरण के दो प्रकार हैं। सबसे पहले देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? जो मनुष्य द्वारा निर्मित ना हो, जो हमने नहीं बनाए हैं, अतः ये स्वतः ही बने हुए हों। जैसे कि भौतिक, इसमें आएगा पहला भौतिक और दूसरा आएगा रासायनिक। इसमें भी दो तत्व हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के भी दो तत्व हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। सबसे पहले देखिए भौतिक को। भौतिक में क्या है? सूर्य, प्रकाश, ताप, नमी, मृदा, जल, भूमि के स्वरूप ये। और रासायनिक में है ऑक्सीजन, जल, फास्फोरस, गंधक, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, खनिज आदि। ये सभी क्या है? प्रकृति द्वारा निर्मित। एक भौतिक हो गया, एक रासायनिक। अब देखिए सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में है जो मानव द्वारा निर्मित है। मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण है। इसमें विभिन्न सामाजिक क्रियाएं आती हैं। अब ये सांस्कृतिक पर्यावरण है तो इसमें सामाजिक क्रियाएं तो आएंगी। इसमें आएंगे हमारे आचार विचार, हमारे जो विचार हैं। राजनीतिक व्यवस्था, रीति रिवाज, ये सभी किस में आएंगे? सांस्कृतिक पर्यावरण में। अब पर्यावरण के दो कारक देखिए कौन कौन से हैं। जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारक में क्या है? जिनमें जान है, जीती जागती कोई चीज़ है जिनमें जान है। पर्यावरण के जीवों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें जीवों को सम्मिलित किया जाता है। इसके उदाहरण क्या है? जैसे पादप, जंतु, जीवाणु, विषाणु आदि। कवक, शैवाल, ये भी आएंगे इसमें। कवक, शैवाल, ये क्या है? जैविक जैविक कारक हैं। अभी एक यूपी टेट में क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा अजैविक कारक नहीं है, तो उसका आंसर था कवक। तो कवक क्या हो गया? यानी कि अजैविक कारक नहीं है, इसका मतलब वो जैविक कारक है। तो जैविक कारक क्या है? कवक। इसमें कवक भी आता है। कवक, शैवाल, ये सभी क्या है? ये सभी मोशन में होती है, यानी कि इनमें जान होती है। अजैविक कारक। अजैविक कारकों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला स्थलाकृतिक कारक, जिसमें है धरातल, धरातल स्वरूप, भूमि का ढाल, ये सभी क्या है? स्थलाकृतिक कारक। दूसरा है जलवायु कारक, जिसमें प्रकाश, ताप, वायु, वर्षा, नमी, गैस। जलवायु कारक में तो ये आ ही जाएंगे, प्रकाश, ताप, वायु, वर्षा, नमी, गैस। फिर है मृदा कारक, जिसमें पोषक तत्व, खनिज, ये सभी आ जाएंगे। हमारे आसपास उपस्थित आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और ये वायुमंडल क्या करता है? हमारी धरती को पराबैंगनी किरणों से बचाता है, या ग्रीन हाउस गैसों से बचाता है। और ये क्या है? पराबैंगनी किरणें, सूर्य से कुछ किरणें निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें। और उनसे हमें कौन बचाता है? वायुमंडल। और वायुमंडल में क्या चीज़ है जो हमें बचाती है? वो है ओजोन परत। और ओजोन परत कहाँ उपस्थित होती है? समताप मंडल में। तो चलिए आगे देखिए। पृथ्वी पर उपस्थित स्थल मंडल की विभिन्न परतें। कौन कौन सी परतें हैं? पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, चौथी है आयन मंडल, फिर पांचवी है इसे बहिर्मंडल भी बोलते हैं, बाह्य मंडल भी बोलते हैं। तो ये कितने मंडल हैं इसमें? इसमें है 5 मंडल। मध्य मंडल बीच में होता है, क्षोभ मंडल जिसमें हम रह रहे हैं,
समताप मंडल, जिसमें से मैंने पराबैंगनी किरणें बताई थी, वो उनको रोकता है। आगे चलिए, अब देखिए प्राकृतिक संसाधन। साधन शब्द अंग्रेजी के दो शब्दों रिसोर्स से मिलकर बना है। रिसोर्स से मिलकर बना है। री का मतलब है दीर्घ अवधि से, और सोर्स का अर्थ है साधन, अर्थात जो साधन, वस्तु या प्राकृतिक संपदा बार बार मानव के उपयोग में आती है, क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। जो भी चीज़ मनुष्य के यूज़ में बार बार आती है वो क्या कहलाती है? संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे नवीकरणीय सीमित संसाधन। नवीकरणीय प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है ये, और उनके नवीकरण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे वन्यजीव, कोयला, पादप, तेल आदि। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो गई ना तो इनको दोबारा से बनने में हजारों वर्ष लग जाएंगे, और इसमें वन्य जीव भी आएंगे। फिर है अनवीकरणीय। सॉरी, अनवीकरणीय ये था, ये क्या था? अनवीकरणीय। और नवीकरणीय सेकंड ऑप्शन। नवीकरणीय सीमित संसाधन है जो पुनः उत्पन्न होने की क्षमता रखते हैं। जो क्या रखते हैं? पुनः उत्पन्न होने की क्षमता, जो कि उत्पन्न होते रहते हैं, बनते रहते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। ये गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। पुनः उत्पन्न होने की क्षमता रखते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, जल आदि। ये खत्म होने की कगार पर नहीं है। नेक्स्ट देखिए वायु। वायु में क्या क्या चीज़ें हैं? नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कितनी मात्रा में है? 0.03%। ऑर्गन, जलवाष्प, धूल, ये 0.93%। ये सभी हमारी वायु में उपस्थित होती हैं, और अगर इनका परसेंट इधर उधर हो जाए, यानी कि नाइट्रोजन कम ज़्यादा हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, ऑक्सीजन कम ज़्यादा हो जाए, उसी को कहते हैं वायु प्रदूषण। अगर ये इनकी जो परसेंट है अगर ये इससे कम ज़्यादा हो जाती है तो वो वायु प्रदूषण हो जाती है। वायु प्रदूषण होता है हानिकारक गैसों, रसायनों, धुएं, विषैली चीज़ों से। अब देखिए नेक्स्ट, जल। हमारी पृथ्वी पर जल 71% है। 71% भाग पर जल है, और वो कहाँ कहाँ है? महासागरों में, झीलों में, बांध, नदियाँ पर। पृथ्वी पर जल ठोस, भाप दोनों रूपों में पाया जाता है। जल जीवन का भौतिक आधार है। जल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर आप देखोगे तो समुद्र में आपको सबसे ज़्यादा जीव, छोटे पौधे, ये सब मिलेंगे। तो जल में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। जल प्रदूषण होता है कारखानों के अवशिष्ट वहित मल से। जो अवशिष्ट गंदा पानी में निकलता है वो कारखानों से, उससे होता है जल प्रदूषण। अवशिष्ट पदार्थ से जल प्रदूषण होता है। मृदा। नेक्स्ट है मृदा, मिट्टी। भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के एक लंबी अवधि तक बने रहने से मृदा का निर्माण होता है। विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि अगर देखा जाए कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है? लैटराइट मिट्टी। तो वहाँ पर चाय अधिक होती है। अगर लैटराइट मिट्टी हमारे यहाँ ज़्यादा होती तो यहाँ पर भी चाय होती।
तो इसके लिए क्या है कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप फसलों, घासों तथा पेड़ पौधों में भी भिन्नता पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बाहर ले जाना सम्मिलित है। यह सभी प्रकार की भू आकृतियों को प्रभावित करता है, जैसे कि उसको भूमि अपरदन भी बोला जाता है और मिट्टी का कटान भी बोला जाता है। और ये होता किस कारण से है? मान लिया कि वर्षा हुई और हमारे यहाँ पर पेड़ पौधों की कमी है, तो क्या होता है, वर्षा का जो पानी है वो मिट्टी को बहा कर ले जाता है, जिससे मिट्टी का कटान होता है बहुत ज़्यादा। और जो पेड़ पौधे अगर ज़्यादा मात्रा में होंगे तो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और पेड़ ज़्यादा पानी पी लेते हैं, जिसके कारण से बाढ़ आने का खतरा भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। खनिज संपदा दो समूह में बांटा गया है खनिज संपदा को। पहला देखिए, धात्विक खनिज, जो खानों से निकाले जाने पर इनमें अशुद्धियों का मिश्रण रहता है, यानी कि इनमें अशुद्धियाँ होती हैं और इनको निकालने के बाद शुद्ध किया जाता है प्रयोग करने से पहले, मतलब इनका परीक्षण करना आवश्यक होता है। और इसमें आता है मैग्नीज, सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि। इसमें क्या मैग्नीज क्या है? मैग्नीज है, ये शुद्ध रूप में नहीं मिलता, मतलब निकलता ज़मीन से पर शुद्ध रूप में नहीं होता, और इसे लोहे के साथ मिला के, इस्पात के साथ मिलाया जाता है, जिससे लोहे में जंग लगने का खतरा नहीं होता। वैसे ही अधात्विक खनिज देखिए, धात्विक खनिज में क्या बोला मैंने, अशुद्धियों का मिश्रण होता है, इसको पहले साफ किया जाता है फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अधात्विक खनिज में अशुद्धियाँ बहुत कम होती हैं, परिष्करण की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। कोयला क्या साफ नहीं किया जाता, उसको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही थोड़ी बहुत ही अशुद्धियाँ होती हैं इसमें। नेक्स्ट है ऊर्जा। जब से औद्योगिक युग की शुरुआत हुई है, जब से औद्योगिकरण हुआ है, तब से निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ने लगी है। तभी से हमें ऊर्जा की ज़रूरत होने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन का प्रमुख स्रोत क्या है? लकड़ी। इसके अतिरिक्त कोयला, प्राकृतिक तेल आदि भी ऊर्जा के परंपरागत संसाधन हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले देखिए परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में है यूरेनियम, प्लूटोनियम। अब यूरेनियम का कहाँ इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल होता है परमाणु बम बनाने में किया जाता है। यूरेनियम का इस्तेमाल किस में किया जाता है? परमाणु बम बनाने में, मिसाइल बनाने में, छोटे गोले गोलियां इन्हें बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। यूरेनियम 235 का उपयोग किस में होता है? परमाणु संयंत्र जो बनते हैं, परमाणु जो चीज़ें बनती हैं उसमें ईंधन के रूप में काम किया जाता है यूरेनियम का। वैसे ही प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम भी परमाणु बम बनाने में काम किया जाता है। और जापान के जो 2 नगर थे, नागासाकी और हिरोशिमा पर ये बम गिराया गया था। कौन सा? प्लूटोनियम। इसमें पूछा जाता है कि नागासाकी और हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था? प्लूटोनियम। तापीय ऊर्जा। कोयला तापीय ऊर्जा संयंत्र भारत में विद्युत के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत में से एक है, यानी कि कोयले से सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा यानी कि विद्युत बिजली बनाई जा रही है। पेट्रोलियम उत्पाद,
पेट्रोलियम उत्पाद, इसमें भी ये भी ऊर्जा का एक संसाधन है, यानी कि जब तक पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा तब तक जो भी हम वाहन चलाते हैं उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो पेट्रोलियम उत्पाद भी ऊर्जा का एक संसाधन है। संसाधनों का संरक्षण 5 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला देखिए, प्रजाति संरक्षण। उन जीवों का संरक्षण किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है। जैसे राजस्थान में गोंडावन पक्षी। गोंडावन पक्षी क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी है। जैसे हमारे यहाँ का राज्य पक्षी क्या है? सारस क्रेन। यूपी का क्या है? सारस क्रेन। तो गोंडावन पक्षी बहुत कम संख्या में बचे हैं और दुर्लभ जड़ी बूटियों वाले पौधों का संरक्षण इसमें होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनका संरक्षण के लिए एक रेड डाटा बुक में विलुप्त हुए पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और पेड़ पौधों का भी। तो रेड डाटा बुक किस लिए होती है? इसमें जीव जंतुओं के विलुप्त होने का डाटा रखा जाता है, रिकॉर्ड रहता है। और किसी भी जीव जंतु को या किसी भी पौधे को कब विलुप्त मान लिया जाता है? अगर वो अपने आवास में 50 वर्ष तक ना दिखाई दे तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। राजस्थान का गोंडावन, जिसको कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। भूमि उपयोग संरक्षण। एक वर्ष में अपने खेत से 2 या 3 फसलें पैदा करने का प्रयास करने लगा है, जिसमें मृदा की उर्वरता का संकट पैदा हो गया है। कोई भी खेत यानी कि कोई भी जगह है, अगर उसमें आप खेती कर रहे हैं, एक वर्ष में खेत से 2-3 फसलें पैदा कर रहे हो तो उससे मृदा की उर्वरता संकट में आ जाती है। इस बिंदु पर विचार करना आवश्यक है। यानी कि अगर ऐसा ही होता रहा तो भूमि की उर्वरता खत्म हो जाएगी, जिससे फसल उगने में दिक्कत होगी। तो इस बिंदु पर विचार करना आवश्यक है। निवास संरक्षण। धरती को रहने योग्य बनाना, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, इस धरती को प्रदूषण मुक्त करना है। यानी कि हमें निवास संरक्षण के लिए धरती को रहने योग्य बनाना होगा। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना और धरती को प्रदूषण मुक्त करना होगा। भौतिक संसाधनों का संरक्षण। इसमें खनिज और ऊर्जा के स्रोत हैं। खनिज और ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम सम्मिलित हैं, जो निश्चित मात्रा में उपलब्ध होने से उनके संरक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। यानी कि अब ये ख़त्म होने की कगार पर आए हैं, तो अब हमें इनके संरक्षण यानी बचाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। यानी कि अब इसे बचाने की कोशिश की जा रही है। 5वां देखिए, रचनात्मक संरक्षण। इसमें मानव निर्मित चीज़ें सम्मिलित हैं, जैसे बांध, वन विहार, सड़कें, और इनका संरक्षण भी आवश्यक है। यानी कि आप कह सकते हो इसमें मानव निर्मित चीज़ें सम्मिलित हैं। और वो क्या है? बांध मानव ने बनाए, विहार सड़कें। अगर इनका भी संरक्षण ना करें तो इससे भी हमारी सड़कें खराब होंगी। दूसरा, बांध नहीं होंगे तो बाढ़ होगी और पानी भी वेस्ट होगा। तो ये मैंने पढ़ाया आपको प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।